हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर। इस सीरीज में मैं आपको क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को मैं इसको कवर कराऊंगा और मैं क्लास 10th के सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, ये सबसे स्पेशल क्लास होगी आपकी यूट्यूब सीरीज में, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में, सोशल वॉरियर चैनल में, अपनी इस सीरीज में आपको एवरी चैप्टर की PYQ पर भी मैं डिस्कस करूँगा। टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूँगा। किस तरह से CBSE उन क्वेश्चंस को पूछता है, कहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, कहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अपने जैसे जैसे चैप्टर रन होगा वैसे वैसे आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा करा दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। ओके, चलिए सबसे पहले ओवरव्यू चैप्टर को हम देखते हैं कि हम लोग चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे, क्या क्या हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो ओवरव्यू में सबसे पहले विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया था, ठीक है, पार्ट 1 को। क्लास 10th में उसी की जर्नी को फिर से हम लोग रीस्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। वी नोटेड दैट last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया था कि जो गवर्नमेंट की पावर है, स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट की पावर है वो गवर्नमेंट के किसी भी एक ऑर्गन में एग्जिस्ट नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्लास 9th के लेवल पर आपने सीखा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो तीनों के लेवल पर है, इक्वल। तो क्लास 9th में हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया था कि डेमोक्रेसी में जो सारी पावर है डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के किसी भी एक ऑर्गन में आपको पावर नहीं मिलेगी, सारी पावर सेपरेट है। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इस तरह की पावर शेयरिंग का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका और अगले जो 2 चैप्टर्स हैं, इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। ये चैप्टर और नेक्स्ट 2 चैप्टर जो इस बुक के हैं वो इसी थीम पर बेस्ड है, पावर शेयरिंग की थीम पर। तो हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो वी स्टार्टेड विथ 2 स्टोरीज। हम लोग 2 स्टोरीज से, 2 कहानियों से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक पहली कहानी होगी बेल्जियम की और देन श्रीलंका। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। सर ये स्टोरीज वाई, ये सर स्टोरीज हम क्यों पढ़ेंगे? इन स्टोरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इन स्टोरीज का ये ऑब्जेक्टिव है आपको बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की स्टोरीज़ को इसलिए इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स, ताकि आप दोनों की सिचुएशंस को पढ़ें और वहाँ पर ये देखें कि किस तरीके से इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने
इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग की डिमांड को किस प्रकार हैंडल किया। यस हमें ठीक, इसको हम लोग इन स्टोरीज से जब इनको रीड करेंगे तो उसका हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि किस बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग की डिमांड को फुलफिल किया, श्रीलंका में किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, बेल्जियम में कैसे हैंडल करते हैं। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स। जब ये स्टोरीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो कुछ हम इनसे सीखेंगे, कुछ कंक्लूजन्स आएंगे, कुछ निष्कर्ष आएंगे अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। और वो जो कंक्लूजन्स होंगे, वो स्टूडेंट जो कंक्लूजन्स होंगे, उन कंक्लूजन्स से हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की क्या नीड है। तब आपको ये समझ में आएगा कि पावर शेयरिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये स्टोरीज़ को पूरी तरीके से रीड कर लेंगे, उनके कंक्लूजन को मैं जब आपसे बताऊंगा, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कितना इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को करना। ओके, दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा और हम पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, कितने प्रकार से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। ओके, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा कि इंडिया में कौन सी पावर शेयरिंग, उनमें से कितने प्रकार की पावर शेयरिंग इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ही आपको इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर को रीड करते हुए। और आई थिंक ये जो सीरीज होगी, ये जो वीडियो होगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक टॉपिक में बोर्ड के कौन से क्वेश्चंस हैं, हमें कैसे हर एक पैराग्राफ को रीड करना है और वहाँ पे कैसे उसका एनालिसिस करना है, और वहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस जगह से हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, नेक्स्ट है तो दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। और आगे भी हम इसी बात को लेकर अगले 2 चैप्टर्स में चलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी स्टूडेंट्स। अब समझ ले सभी स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई 5 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सबसे पहली चीज़ तो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जिसमें आपसे सीबीएसई बेल्जियम और श्रीलंका की कल्चरल, एथनिक कंपोजिशन, और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कंपैरिजन करने के लिए कहता है सीबीएसई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको दोनों ही स्टोरीज लिखनी है, मतलब दोनों ही स्टोरीज आपको वहाँ पर लिखनी होंगी, बतानी होंगी। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल, एथनिक कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से होगा। 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स में बताए हैं, सारे क्वेश्चंस रीडिंग करते हुए ही कराऊंगा। तो आप अपने प्रॉपर नोट्स
लेकर बैठे बुक के साथ स्टूडेंट्स, और पैराग्राफ प्रॉपर रीड करते हुए, एनालिसिस करते हुए, क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम की स्टोरी है। ओके, तो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप की स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा राज्य जो हमारा है उससे अगर कंपैरिजन करते हो आप एरिया के अकॉर्डिंग, तो उससे बेल्जियम स्मॉलर है, उससे छोटा है। इन टर्म्स ऑफ एरिया हरियाणा ज़्यादा आपका उसका एरिया ज़्यादा है बेल्जियम के कंपैरिजन में। तो बेल्जियम सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है आपसे MCQ में सेक्शन ए में। स्टूडेंट्स सेक्शन ए में आपसे पूछ सकता है कि बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है। सभी बच्चे ध्यान दें, ऑल स्टूडेंट्स। बेल्जियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिखिए। 1 मार्क ये जो लाइन है वो आपको 1 मार्क प्रोवाइड करती है। फॉर 1 मार्क्स 1 नंबर यहाँ से आपका एक MCQ। मेरा टारगेट ये है कि मेरे क्लास 10 के बच्चों का सेक्शन ए में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम की तो मैंने देखा है कि बच्चे आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके 98 99 मार्क्स आते हैं। उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं सेक्शन ए में कोई ना कोई एक क्वेश्चन का 1 मार्क का गलत हो जाता है। और वो क्यों होता है? थोड़ा सा हम जो स्टूडेंट्स हैं 1 मार्क में थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, या रीडिंग नहीं कराई जाती है टीचर्स की तरफ से, या बच्चे केयरलेस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका 1 मार्क लेफ्ट हो जाता है, 2 मार्क्स गलत हो जाता है। तो 98 तक स्टूडेंट स्कोर करता है, 99 तक करता है, 100 तक नहीं पहुंच पाता। जबकि उसका जो सेक्शन बी है, सी है, डी है, ई और एफ, वहाँ तक पूरा अच्छे से करता है। सेक्शन ए में 2-3 क्वेश्चंस बहुत इजी गलत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक रीडिंग रह गई। और मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए NCERT रीड कीजिए आप। सबसे ज़्यादा आपको अपनी बुक को रीड करना है। ओके, जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट NCERT रीड करेगा उसका उतना ही पेपर बेस्ट जाए। तो मस्ट रीड योर NCERT बुक। ठीक है। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम एक 1 मार्क का क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, बेल्जियम यूरोप की स्मॉल कंट्री है। एरिया में आपका हरियाणा से स्मॉलर है देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ अ बॉर्डर विथ फ्रांस। इट हैज़ अ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर है फ्रांस के स्टूडेंट्स, ये जो कंट्री है बेल्जियम कंट्री के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ये जो लाइंस हैं आपकी, ये आपके एसेट्स एंड रीजन, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पिछले 2-3 साल में ऑल इंडिया में कई बार इस लाइन से क्वेश्चंस क्रिएट किए। आपको ये पता होना चाहिए जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर सोशल साइंस का देने जाएंगे कि बेल्जियम के बॉर्डर किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। बेल्जियम अपने बॉर्डर को किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, कोई भी एक कंट्री का नाम बोल्ड आपका चेंज कर देगा। जर्मनी की जगह वो कोई भी कंट्री रख सकता है, लग्जमबर्ग की जगह कोई भी कंट्री रख सकता है यूरोप की, और आपको लगेगा कि स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो किन कंट्रीज़ के साथ वो शेयर करता है, या बेल्जियम के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। तो 2 आपकी 2 चीज़ें क्लियर हुई। नंबर 1, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। नंबर 2, हरियाणा स्टेट से टर्म्स ऑफ एरिया में छोटा है। और नंबर 3, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है
फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ। ओके, तो नेक्स्ट, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। और स्टूडेंट्स बात करें कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से कम है। और क्योंकि क्वेश्चन में पॉपुलेशन का एस्पेक्ट आता है कंपैरिजन करने का, तो पॉपुलेशन आपको श्रीलंका की भी पता हो और बेल्जियम की भी पता हो। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, हरियाणा राज्य से हाफ। ओके, अब बात करते हैं द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है इस छोटे से देश का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब स्टूडेंट्स को एथनिक जो एथनिक वर्ल्ड है इसको काफ़ी ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दूँगा। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। लेट्स एथनिक कंपोजिशन, एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं एथनिक कंपोजिशन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि एथनिक कंपोजिशन क्या है। ओके, देख लीजिए यार, आपका एथनिक कंपोजिशन देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है दोनों तरफ देखिए। ओके, ए सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, क्या लिखा है, कह रहे हैं कि सोशल डिवीज़न। देखिए स्टूडेंट, देखो बेटा, किसी भी कंट्री में कोई भी XYZ कोई भी कंट्री जो होती है उस कंट्री में आपको सोशल डिवीज़न मिलेगा। ये सर, तो सोशल डिवीज़न आपका बेस्ड हो सकता है कास्ट, रिलीजन, ठीक है, सामाजिक बंटवारे की बात हो रही कि सोशल डिवीज़न किसी भी, हर कंट्री में सोशल डिवीज़न होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर भी सोशल डिवीज़न हो सकता है, वर्क रूल क्या बेस्ड पर भी सोशल डिवीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सोशल डिवीज़न है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एथनिसिटी में कह रहे हैं कि एथनिसिटी में क्या होता है, जो एथनिक वर्ल्ड है उसमें जो सोशल डिवीज़न होता है वो बेस्ड ऑन किस पर होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन, नोट्स बनाते रहेंगे, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि कल्चर एक है, कल्चर आप वही शेयर कर रहे हैं, कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं, बेस्ड ऑन सोशल डिवीज़न, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स लोग हैं, देखिए समझिए इस बात को, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो पीपल हैं वो बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप। ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है ये एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये और ये एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, इनका शेयर्ड कल्चर है। ओके, कल्चर इनका एक है, एक ही कल्चर से ये बिलोंग करते हैं, इनका एथनिक ग्रुप एक है, सेम एथनिक ग्रुप के लोग, सेम एथनिक ग्रुप के पर्सन। ओके, और ये बिलीव करते हैं, ये दोनों लोग, ये जो अलग अलग लोग आपको मैंने बनाए हैं कार्टून में, ये बिलीव कर रहे हैं कि इनके जो कॉमन डिसेंट हैं, इनके जो पूर्वज हैं, मान लेते हैं कि इनके डिसेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्स हैं ये दोनों के सेम है, समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। इनके जो डिसेंट्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो सेम है। ओके, और इनका ये मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक है, ठीक। और ऐसा वो क्यों मान रहे हैं, तो इसके पीछे ऐसा इसलिए मान रहे हैं बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ द फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनका फिजिकल टाइप है स्टूडेंट, जो फिजिकल टाइप है, ओके, या आर लगा हुआ है, ऑफ कल्चर या दोनों,
यानी फिजिकल प्लस कल्चर, ये दोनों क्या है, सिमिलरिटीज़ है, मतलब एक है। कहने का मतलब ये है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, ओके, इवन बांग्लादेश, क्योंकि ये तो पार्ट ही था इंडिया का काफ़ी समय तक। तो आप ये देखोगे कि इन तीनों देशों के जो लोग हैं, सभी बच्चे इस चीज़ को समझेंगे कि इन जो तीनों कंट्रीज़ के लोग हैं, इवन अफ़गानिस्तान तक, श्रीलंका तक, आपको ये दिखेगा कि हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सेम है। हम दिखने में, लुक में, हाइट में आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में इन कंट्रीज़ के लोग, ठीक है। कल्चर भी आप देखोगे काफ़ी मिलता जुलता है। कल्चर का मतलब है जिस तरीके से लाइफ स्टाइल है हम लोगों की, आपको काफ़ी एक सिमिलरिटीज़ काफ़ी देखने को मिलेंगी रहन सहन में या दोनों में, ठीक है। तो अपने इन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो भी आप इंडिया के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज, आप देखोगे कि हमारी फिजिकल और हमारे कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है और यहीं से हम इसको कंक्लूड करेंगे, समझेंगे। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। तो इसमें अगर फिजिकल अपीयरेंस सेम है, दिखने में मेरे से लग रहा है, कल्चर एक है, तो सर क्या एक साथ रहना अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फैमिली है, समझिएगा स्टूडेंट्स, परिवार, तो परिवार में सभी लोग फैमिली में हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि फैमिली के सभी लोग साथ में रहें। हो सकता है कि टाइम के साथ साथ उस फैमिली के मान लेते हैं कि 2 भाई हैं, उसमें 2 ब्रदर्स, तो एक ब्रदर मान लेते हैं कि वो किसी लखनऊ में शिफ्ट हो गए, ठीक है, एक आपके दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो परिवार एक है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हम बिल्कुल साथ ही रहें, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग भी रह सकते हैं, हमें रहना पड़ सकता है। मतलब आप चाहे चॉइस की बात करें चाहे मजबूरी, एक चॉइस है और एक आपकी मजबूरियाँ भी, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान है, तो आपने देखा उन्होंने चॉइस से अलग कि हमें इंडियंस के साथ या इन लोगों के साथ नहीं रहना। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा पार्टीशन के, लेकिन मैं आपको केवल जनरल इस बात को समझाना चाहता हूँ। एथनिक में, कंपोजिशन में, एथनिक क्लॉस में, क्योंकि आपका मीनिंग में आया है और कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है और बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रह जाते हैं। तो इस पर बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ ताकि एवरी स्टूडेंट को एथनिक शब्द का मतलब पता चल सके। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे फिजिकल अपीयरेंस, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा कल्चर एक है, तो एनसीईआरटी में लिखा है दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और इन नेशनलिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों का हमेशा, नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन। ये जो 2 पर्सन है, या मैं कह रहा हूँ ये 3 पर्सन्स हैं, और मैं एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आप ये देखोगे कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस एक है, कल्चर भी हमारा काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन। जरूरी नहीं कि हमारा रिलीजन एक हो, या नेशनलिटी एक हो। नेशनलिटी का मतलब है राष्ट्रीयता। तो आप देखते हो ना कि हम सब लोग दिखने में, हमारा कल्चर, हमारा फिजिकल अपीयरेंस सेम है, लेकिन क्या हमारा रिलीजन सेम है? क्या हमारी राष्ट्रीयता सेम है? नहीं है, अलग अलग नेशनलिटी है सबकी।
हम लोगों की कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई आपका अफगानिस्तानी है, किसी के कंट्री में कोई रिलीजन है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, आप अपने सोसाइटी का एग्जांपल ले सकते हो। सोसाइटी में सभी लोगों का फिजिकल अपीयरेंस एक होता है, क्या रिलीजन सेम होता है? क्या फिजिकल अपीयरेंस सेम होने की वजह से क्या धर्म एक हो जाएगा कि हम एक जैसे दिखते हैं तो हम धर्म भी एक जैसे फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं है। तो ये होता है एथनिक शब्द का मतलब। एथनिक शब्द का मतलब ये है कि एक सोशल डिवीज़न जो बेस्ड होता है शेयर कल्चर पर। लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि वो सेम ही एथनिक ग्रुप के हैं, वो इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि उनके पूर्वज भी एक हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए वो बिलीव कर रहे हैं क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका कल्चर शायद वो एक जैसा है। लेकिन दे डी नॉट ऑलवेज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक है, हमारे पूर्वज एक हैं और हम दिखने में एक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एक धर्म को फॉलो करें, एक नेशनलिटी को फॉलो करें या एक लैंग्वेज भी बोलो। जैसे इंडिया में आप देखते हो अलग अलग लैंग्वेजेस सब लोग स्पीक करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, दिखने में एक है, इंडियंस भी है लेकिन भाषा अलग है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको चल गया हो। नेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, देश की जो टोटल पॉपुलेशन है 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% लोग किस एरिया में रहते हैं स्टूडेंट्स? सभी बच्चे हाईलाइटर का यूज़ करेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट करें। 59% जो लोग हैं लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दिए ना बेटा, क्या कह रहा है कि 59% नोट्स प्रॉपर बनाएंगे ताकि शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो सके। 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। ओके, फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक, और कौन सी भाषा बोलती है? एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इसी तरीके से लिखिए स्टूडेंट्स, सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन करें। इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं ये आपके, यहाँ से ये आपको 1 मार्क्स, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी लाइंस हैं, ये जो एनसीईआरटी में यहाँ पर जो 3 ये आपका पैराग्राफ है, इस जगह से स्टूडेंट्स आपका मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आपके एसेट्स एंड रीजन, ठीक है, मैचिंग में ये पॉइंट आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो सर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। कंफ्यूज आपको बोर्ड कैसे करता है? बोर्ड क्या करेगा, डच की जगह यहाँ पर चेंज कर देगा, कह देगा कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये चेंज करेगा, या तो 2 चीज़ें बोर्ड यहाँ से कंफ्यूज करेगा, या तो वो डच की जगह फ्रेंच करेगा, या फ्लेमिश की जगह बोर्ड आपको यहाँ पर वैलोनिया रीजन करके देगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। वो वैलोनिया रीजन लिख कर देगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो एग्ज़ामिनर है उसके जो पेपर सेटअप किया जाता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो बोल्ड कर
मैं आपको इसी तरीके से टीचिंग कराऊंगा, इसी तरीके से मैं आपको स्टडी कराऊंगा, जिसमें आपको ये पता चल सके स्टूडेंट्स कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके पुट अप हो रहे हैं, और अगर क्वेश्चंस वहाँ से आएगा तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हमें उसे सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने बताया कि ओल्ड एग्ज़ाम में ये जो लाइन्स है, यहाँ पर आपको बोल्ड क्या करेगा, 1 मार्क की ये लाइन है, पहले तो यहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। वो क्या करेगा, फ्लैमिश रीजन की जगह वेलोनिया रीजन करेगा और डच की जगह फ्रेंच लैंग्वेज करके दे सकता है आपको। इन दोनों में से कोई एक बदल देगा और आपसे पूछेगा, असर्शन रीजन आ जाएगा। अब असर्शन में यदि उसने लिख दिया कि 59% लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, तो आप जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप होते हैं उसका एक अलग प्रेशर होता है, बोर्ड एग्ज़ाम है वो, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा इतना जो बच्चे स्टेबल या आपने जो रीड नहीं किया इतना आपको ध्यान नहीं होगा, तो आप गलती कर जाएंगे वहाँ पर। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ, मैं कॉपी करेक्शन करने जाते हैं, इतने अच्छे बच्चों के मार्क्स आते हैं, 99 तक जाता है, 98 तक जाता है, और वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्लाइमिश रीजन की जगह वेलोनिया रीजन हो सकता है और डच की जगह फ्लाइमिश हो सकता है। ओके, तो मैप में देख लेते हैं कि वो हमारा रीजन कहाँ पे, ओके, वो कहाँ पर हमारा रीजन है, तो देख लीजिए। तो आप ये देखोगे स्टूडेंट्स कि ये जो आपका वेलोनिया रीजन है, दिस इज़ वेलोनिया रीजन, दिस इज़ वेलोनिया रीजन। ओके, मैप में सभी बच्चों को समझ जाए, ये आपका वेलोनिया रीजन है और यहाँ पर स्टूडेंट 59% पॉपुलेशन रहती है। ओके, और वो कौन सी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज है डच। ओके, इस बात को क्लियर रखना है कि 59% जो लोग हैं वेलोनिया रीजन में रहते हैं। बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीक फ्लैमिश, फ्लैमिश रीजन में जो 59% रहते हैं ये आपका फ्लैमिश रीजन है, ठीक है, ये आपका फ्लैमिश रीजन है। तो 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लैमिश रीजन में रहती है और स्पीक डच लैंग्वेज, स्पीक डच लैंग्वेज। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है 59% लोग आपके फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और इनकी लैंग्वेज डच है। मैथ से प्रॉपर पता होना चाहिए। ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, मैं इसको भी कंक्लूड कर लेता हूँ इसके साथ, ये आपका वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन, ठीक है, ये आपका वेलोनिया रीजन है। सभी लोग अपनी बुक में इसी तरीके से सारे बच्चे लिख लें, ये आपका वेलोनिया रीजन है। और यहाँ पर जो बाकी के 40% लोग, 40% पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। ओके, 40% जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स वो इस एरिया में रहती है और कौन सी लैंग्वेज स्पीक करती है, वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करती है। सभी बच्चे प्रॉपर ध्यान देकर नोट्स बनाएं। इस तरीके से सभी बच्चे बुक में लिख लें। आपकी बुक बिल्कुल कलर हो जानी चाहिए ताकि आपको लगे कि आपने स्टडी की प्रॉपर, ठीक है। पेज अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है इसका मतलब आपने स्टडी नहीं की है। प्रॉपर हाईलाइट हो, इम्पॉर्टेंट लाइंस आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके लिखे होने चाहिए। स्कूल में जब आपके टीचर आपको बुक पढ़ाए तो इसी तरीके से आप बुक को अच्छे से रीड करें। ओके, बुक रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने। तो वेलोनिया रीजन जो है वहाँ पर अनदर 40% लोग हैं और स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक। ये इनकी कैपिटल सिटी है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये इनकी कैपिटल सिटी है जिसे हम कहेंगे ब्रुसेल्स, ठीक है। इसकी एक स्पेशल प्रॉब्लम है, वो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स।
ये आपसे CBSE 3 मार्क्स में क्वेश्चन करता है। ब्रुसेल्स की स्पेशल प्रॉब्लम पूछता है। CBSE कैन आस्क यू व्हाट इज द स्पेशल प्रॉब्लम कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, राइट करें, लिखें। तो ये आपको स्पेशल प्रॉब्लम आपको पूरी प्रॉपर पता होनी चाहिए। एक एक बच्चा कंफ्यूज, स्टूडेंट सारे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो एज आई टीचर, तो मुझे बच्चों के साथ जब मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ उनको पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों का कन्फ्यूज़न कहाँ आता है। वो इन्हीं 2 लाइन्स में कन्फ्यूज रहते हैं कि 59% पीपल फ्लैमिश में रहते हैं, वॉल्यूनियम रहते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं भूल जाते हैं। तो 59% जो पीपल हैं वो आपके फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और उनकी लैंग्वेज डच है, और जो 40% लोग हैं वो आपके वलोनिया रीजन में रहते हैं और उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है। कैपिटल सिटी का स्पेशल प्रॉब्लम है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए अनदर 40% जो अन्य 40% पीपल हैं लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ओके, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस, बाकी के जो 1% लोग हैं, जो बाकी के 1% है, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी के जो 1% लोग हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाए सभी लोग। 1% जो लोग हैं, क्योंकि 59 हो गया, 40 हो गया तो 99 हो गया, 1% अभी बचा है पॉपुलेशन का। तो बाकी का जो स्टूडेंट्स 1% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो दे स्पीक जर्मन, तो वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और कैपिटल सिटी जो आपकी ब्रुसेल्स है कम। अब कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की क्या प्रॉब्लम है सर, देखो नोट्स बनाएंगे प्रॉपर सभी बच्चे, ठीक है। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करना है मुझे, ठीक। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ओके, देखिए यस, ओके, देखिए कैपिटल सिटी, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। ओके, अब मैं आपको पूरा एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। सभी बच्चे अभी तक की स्टोरी का एनालिसिस करेंगे, मैं जो उनको एनालिसिस कराने जा रहा हूँ, प्रॉपर नोट। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पर अब आप इस लेक्चर के आ चुके हैं, यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए नंबर 1 पॉइंट, 59% जो पॉपुलेशन है वो आपकी फ्लैमिश रीजन में रहती है। ओके, और वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं डच, ठीक। 2 नंबर 40% पॉपुलेशन आपकी वलोनिया रीजन में रहती है और वो लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंच, ठीक। ओके, तीसरा पॉइंट, 1% जो जर्मन है वो कंट्री में स्प्रेड है, अलग अलग जगह पे रहते हो। 1% पॉपुलेशन इज वेरी लेस और दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। अब मैं अगर स्टूडेंट्स आपसे एनालिसिस करने को कहूँ और मैं स्टूडेंट से कहूँ कि इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, कंट्री मेजॉरिटी कम्युनिटी, ठीक, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो संख्या में ज़्यादा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी, तो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा सर डच स्पीकिंग पीपल इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री। डच लोग मेजॉरिटी में है सर कंट्री में, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है इनके कंट्री की वो सर वो डच कम्युनिटी है। यस, इनके कंट्री की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है डच स्पीकिंग
पीपल। ओके, डच स्पीकिंग पीपल इनके कंट्री में मेजॉरिटी में। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि सर इनके कंट्री की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन सी कम्युनिटी है, तो वो सर है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, आपको स्टूडेंट्स पता चलेगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में। ये दोनों पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि इस कंट्री की मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरे कंट्री में है डच, और माइनॉरिटी कम्युनिटी है पूरे कंट्री में फ्रेंच, और साथ में आपके 1% जर्मन लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। अब आप देखिए कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हुई कि सर कंट्री की मेजॉरिटी कम्युनिटी डच है और माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच है। यस, अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्पेशल प्रॉब्लम ब्रुसेल्स की। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% जो पीपल हैं स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% डच स्पीकिंग बोलते हैं। तो एनालिसिस देखिए कितना इम्पोर्टेंट, स्कूल के लेवल पर यहाँ पर पॉइंट्स हमारे कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं क्लास में। वो टाइम शॉर्ट होता है, कहीं ना कहीं सिलेबस का प्रेशर होता है, जल्दी कराना है आपके टीचर को, तो एनालिसिस शायद नहीं करा पाता है कोई। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन द कैपिटल सिटी। अब मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्लास 10th के लेवल। कुछ भी आपको कहते हैं ना कि रट्टा नहीं मारना, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना सब। अब इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्रुसेल्स में क्या कह रहा है, ब्रुसेल्स में कह रहा है कि 80% जो 80% पीपल हैं, जो 80% पीपल हैं वो स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% जो पीपल हैं वो स्पीक करते हैं आपके डच लैंग्वेज। अब मैं यहाँ से यदि आपको कंक्लूड करें, आप लोग इसका कंक्लूजन करें, निष्कर्ष निकालें स्टूडेंट्स, तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि सर कैपिटल सिटी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन द कैपिटल सिटी, इन द कैपिटल सिटी, ठीक है, कैपिटल सिटी की बात करें स्टूडेंट्स, इसको वो कर लेते, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस। अगर स्टूडेंट्स बात करें हम इन द कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी की क्या सिचुएशन है, तो कैपिटल सिटी में आपको पता चलेगा कि सर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कैपिटल सिटी में, वो है आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है कैपिटल सिटी में, वो है आपकी डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो, ठीक है। तो आप देखिए व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन इन द बेल्जियम, क्या स्थिति है, कंपैरिजन कीजिए दोनों का, कैपिटल सिटी में और कंट्री के लेवल पर। आपको जो कम्युनिटी पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, वो कैपिटल में मेजॉरिटी में। आप देखिए फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कंट्री के लेवल पर अगर बात करें, मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, कंट्री के लेवल पर मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको मिलेगा कि डच लोग हैं सर, 59% के डच कम्युनिटी है, ठीक है। और कंट्री के लेवल पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो आपको मिलेगा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का, ओके। तो कंट्री में जो मेजॉरिटी में, कैपिटल में वो माइनॉरिटी में।
देखिए ये कंट्री के लेवल पर ये जो कम्युनिटी है वो आपकी डच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में आती है, लेकिन जब बात आती है कैपिटल की तो ये लोग माइनॉरिटी में, कैपिटल में, कंट्री में ये मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है कंट्री के लेवल पर, वो कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी पर है। अब मैं यहाँ पर एक आपको अलग एनालिसिस कराना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल। आपको मैं स्टूडेंट बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव में क्लास 10 की एनसीईआरटी कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नोट्स बनाइए अच्छे से। कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है, कैपिटल का सर क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये लोग स्टूडेंट्स जो लोग कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में हैं, अगर वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। या सर मैं अलग से मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँ कि कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखो बेटा, कैपिटल एक पावर सेंटर के रूप में, कैपिटल कहीं की भी हो एक पावर सेंटर होता है। जैसे आई बिलोंग टू यूपी, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये बताइए जब लखनऊ में आपके सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, सारे मिनिस्टर्स होंगे और टॉप जो आपके ऑफिसर्स हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, सब आपको लखनऊ में मिलेंगे, कैपिटल सिटी में। तो कैपिटल सिटी से तो सारे काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट आपकी कैपिटल सिटी से तो गवर्न की जाती है, कैपिटल से ही तो आपकी गवर्नमेंट को रन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैपिटल सिटी से ही तो होता है, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ या सारनो। अगर आप कैपिटल सिटी में, यदि आप कैपिटल सिटी में पावर में है, कैपिटल सिटी में आप मेजॉरिटी में हैं, तो कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी मेजॉरिटी से उसे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना कंट्री में, बेल्जियम में। तो देखते हैं कुछ है। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको कैपिटल का सिग्निफिकेंस बताया। यदि मैं आपसे ये कहता, अगर मैं आपको ये रीड करा देता कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, तो जो पावरफुल वर्ल्ड है ये क्यों पावरफुल है, ये क्यों पावरफुल है स्टूडेंट्स। तो पावरफुल इसलिए है, तो आई कैन से दैट कि सर ये कैपिटल में रहते, फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है सर 80% लोग कैपिटल सिटी में रहते हैं, कैपिटल सिटी में सर इनका कंट्रोल है, तो सर इसलिए पावरफुल है। यस, अभी मैंने बताया ना आपको कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने देखा ना 80% लोग आपके फ्रेंच लोग कैपिटल सिटी में रहते हैं, और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द रिच एंड पावरफुल। शायद इसी वजह से स्टूडेंट्स ये लोग आपको दिखेंगे, जब डच लोगों से आप इनका कंपैरिजन करोगे तो दे रिच एंड पावरफुल, दे रिच एंड पावरफुल, ये आपको अमीर और शक्तिशाली मिलेंगे। तो जो डच लोग हैं वो रिलेटिवली इसी पुअर हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ, एक तरफ डच कम्युनिटी के लोग और एक तरफ फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच कम्युनिटी
कैपिटल सिटी जहाँ से गवर्नमेंट को रन किया जा रहा है, कैपिटल सिटी में इनकी पॉपुलेशन 80% है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इसका इम्पैक्ट क्या है कि दे रिच एंड पावरफुल, ये शक्तिशाली और ताकतवर है। जबकि डच कम्युनिटी जो है, इनके रिलेटिवली आप इनसे कंपैरिजन करोगे तो इनकी जो इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशन है वो आपको ज़्यादा इनसे कमज़ोर मिलेगी। इनकी आर्थिक और समाज की स्थिति कमज़ोर है, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी वीक है। ओके, तो ये हमारा कंक्लूज़न रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो आपका पैराग्राफ हो गया है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। ओके, दिस वाज रिसेंटेड, आगे और देखते हैं। दिस वाज रिसेंटेड by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development of education much later। फिर हमें क्या पता चला, इसी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट, एजुकेशन का बेनिफिट काफ़ी बाद में मिलता है, क्योंकि कैपिटल सिटी में तो कंट्रोल फ्रेंच का है ना। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, आई थिंक जो भी पॉलिसीज़ बनाते होंगे कहीं ना कहीं फ्रेंच लोग 80% है, कंट्रोल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को। तो आई वुड से दैट कि वो फ्रेंच लोगों को ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, पहले मिल जाता है, डच लोगों को नहीं मिलता। यस, जिसकी वजह से दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, इन दोनों समुदायों के बीच बहुत तनाव की स्थिति हो गई, बहुत टेंशन बढ़ गई। स्टूडेंट्स, काफ़ी टेंशन इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हो गई, क्योंकि डच लोगों को कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बाद में मिल रहा था, और वो कंट्री की मेजॉरिटी कम्युनिटी, वो संख्या में ज़्यादा है, लेकिन उनको कंट्री के रिसोर्सेज का, पॉलिसीज़ का बेनिफिट बाद में मिल रहा है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट द टेंशन, ये जो टेंशन है स्टूडेंट्स, ये टेंशन, ओके देखिए, ये जो टेंशन है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये जो टेंशन है दोनों समुदायों के बीच और भी ज़्यादा है। कहाँ पर? ये जो टेंशन है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच आपको कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी? ब्रुसेल्स में तो और भी तनाव की स्थिति है। ब्रुसेल्स सिटी में आपने देखा ना, क्यों टेंशन है? क्योंकि जो वो कम्युनिटी जो कंट्री में आपको दिख रहा है माइनॉरिटी में है, वो ग्रुप कैपिटल में जाकर मेजॉरिटी में बैठा हुआ। इससे दोनों समुदायों के बीच में, और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का यहाँ पे, जो मैंने कहा था, व्हाट वाज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द ब्रुसेल्स? CBSE का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स? सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, सेक्शन C के लिए। ओके, आपके पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी कराऊंगा, हाँ, लेकिन मेरा जो डिस्कशन है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, टाइम लगेगा मेरे लेक्चर्स में, लेकिन आपको पूरा फुल एनालिसिस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल सोशल फॉर। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका प्रॉपर वे में आपको अच्छे से मैं सिलेबस को करा सकूँ। तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स में स्पेशल प्रॉब्लम क्या है? द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। वो डच स्पीकिंग पीपल जो कंट्री में मेजॉरिटी में है, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन वो कैपिटल में क्या है? कैपिटल में माइनॉरिटी में है। अभी आपको मैंने डिस्कस कराया, ये देखिए
जो लोग कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, डच लोग, स्टूडेंट्स, डच कम्युनिटी, जो ग्रुप कंट्री में मेजॉरिटी में है वो आपको कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में दिख रहा है। ओके, कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में। नेक्स्ट, जो ग्रुप आपका स्टूडेंट्स कंट्री में माइनॉरिटी में है वो ग्रुप आपको कंट्री में मेजॉरिटी और कैपिटल में मेजॉरिटी में मिल रहा है। दिस इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द ब्रुसेल्स। आप इसको ये कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से पावर को शेयर करेंगे, तो इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। श्रीलंका की स्टोरी पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग इन लोगों ने किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया बेल्जियम्स के लीडर्स ने, इस पर भी डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको स्टडी ये समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर। थैंक यू सो मच।